ये जो गुस्सा इस वक्त हम देश में देख रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ, ये गुस्सा सिर्फ अग्निपथ के खिलाफ नहीं है। वो गुस्सा जो है इस देश में जो भीषण बेरोजगारी है उसके खिलाफ भी है। एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेसिफिक एंगर था वो तो माध्यम था। एंगर जो है वो एक्यूमुलेटेड था एक लंबे समय से, क्योंकि ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये देश बेरोजगारी के गर्त में जा चुका है। अभी ऐसे और भी प्रदर्शन इस देश में अगले साल भर तक होते रहेंगे, जब तब तक होंगे जब तक ये सरकार ये नहीं मानेगी कि इस देश में बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है और उसका समाधान निकालने की दिशा में अगर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ऐसे हर मौके पे गुस्सा निकलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के नाम से मिलिट्री में भर्ती के लिए एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसमें मिलिट्री भर्ती के पुराने तरीके को ख़त्म करके एक नया तरीका, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से फॉर सर्विस के ड्यूरेशन को 14 साल से घटाकर 4 साल कर दिया गया है। और एक मेजर चेंज ये भी है कि पहले फौज से रिटायर्ड होने के बाद पेंशन हुआ करती थी, लेकिन नई अग्निपथ स्कीम में इस पेंशन के सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया है। इस नई स्कीम के खिलाफ मुल्क भर से स्टूडेंट्स, युवा धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कई जगह वायलेंस और हिंसा की खबरें भी मौसूल हुई, तो कई जगह डेथ और सुसाइड की खबरें भी हमको मिलती हैं। तो इसी मुद्दे पर युवा हल्ला बोल एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसके नेशनल प्रेसिडेंट अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम उनसे ये बात करने के लिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं कि ये स्कीम क्या है, क्यों लाई गई, इसके पीछे के पर्पस क्या है और क्या इम्पैक्ट इससे जो है फ़ौज की भर्ती पर और युवाओं पर और एम्प्लॉयमेंट पर क्या होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या, और जो पूरे मुल्क भर से, देश भर से युवा इसके खिलाफ धरना आंदोलन कर रहे हैं, तो वो आखिर क्यों इतना गुस्से में है, क्यों इतना वो वायलेंट हो गए हैं इस स्कीम के खिलाफ? देखिए, अग्निपथ स्कीम जो है ये दरअसल इंडियन डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए लाई गई एक नई तरह की योजना है, जिसके ज़रिए कहा जा रहा है कि 10वीं 12वीं पास जो यूथ है भारत का, जो 17.5 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जिसकी 21 साल होगी, उसकी भर्ती फौज में होगी 4 साल के लिए। अब ये बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि देखिए, भारत में सेना में लगभग 3 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही थी। हर तरह के रिक्रूटमेंट को इस सरकार ने रोक रखा था और इसका नतीजा ये हो रहा था कि क्योंकि जो एज रेंज है जिसमें लोग सेना में अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत कम है। 21 साल की उम्र में लोग ओवर एज होने लग जाते हैं, तो इस कारण से 3 साल से जब भर्ती नहीं निकली तो बहुत भारी तादाद में यूथ हैं जिन्होंने सपना पाल रखा था आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, आर्म फोर्सेस में जाने का, देश की सेवा सुरक्षा करने का, उनका सपना टूट गया और वो ओवर एज हो गए। तो हम तो लगातार एक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एक तरफ तो भारत की सीमा पर काफ़ी तनाव है, कभी चीन की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ तक कि नेपाल की तरफ से भी, कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल में। और एक ऐसी सरकार है इस वक्त हमारे देश में जिसकी पूरी राजनीति ही राष्ट्रवाद और सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे होती है। तो यहाँ पे हमारे देश में ऐसे समय में 1,22,000 के करीब जो पोस्ट्स हैं वो वेकेंट हैं। आउट ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ इन द आर्म्ड फोर्सेस 1,22,000 करीब वेकेंट पोस्ट थे और 3 साल से भर्ती नहीं निकल रही थी। मैंने पिछले 18 मई को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखा, उनसे मांग की। हम लोगों ने बहुत सारे क्रिएटिव तरीके से लंबे समय से कैंपेन चलाया। हम लोगों ने रन फॉर रोजगार कैंपेन चलाया सेना अभ्यर्थियों के लिए, हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार, जैसा कि अक्सर होता है हमारे देश में, कोई भी जो लोकतांत्रिक आवाज़ है उसको जल्दी सुनती नहीं है। और जब
उनको लगने लगा कि ये विरोध प्रदर्शन बड़ा हो सकता है, तो वो एक नई योजना लेकर आ गए, अग्निपथ। अब इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ भारत के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है, ये एक्चुअली फौज के लिए भी अच्छा नहीं है, ये सेना विरोधी भी है ये योजना। अब 3 साल, 4 साल, 5 साल तो किसी भी नए रिक्रूट को सही मायने में ट्रेन करने में, आप कह सकते हैं कि देखिए टेक्निकल ट्रेनिंग का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो 1 साल हो सकता है या 6 महीने प्लस 6 महीने हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग 6 महीने की। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी भी सोल्जर को सही में तैयार करने में सिर्फ जो टेक्निकल ट्रेनिंग पीरियड है वो काफ़ी नहीं होता, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं। और सेना का इस्तेमाल किसी को इस तरह से ट्रेन करने में, इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट करके, उसको तैयार करके वापस उसको छोड़ देना, बेरोजगार कर देना, ये कहाँ से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं हो सकता जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करने लग जाए। आप हम भी देखिए, कोई कंपनी भी चला रहे हो तो हम सब सोचते हैं कि जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, जिसको ट्रेन किया, जिसको तैयार किया, वो तुरंत छोड़ के न चला जाए। सरकार क्यों चाहती है कि सेना हमारे देश के युवाओं को चुने, उनको ट्रेन करे और फिर उनको वापस जो है सोसाइटी में छोड़ दिया जाए? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि देखिए, ऐसे समय में जब हमारे मुल्क में जो इतना सीरियस पोलराइजेशन है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के जहन में जहर भर दिया गया है, ऐसे समय में मिलिट्री से लौटे हुए मिलिटराइज्ड यूथ, जिनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग होगी, वो सोसाइटी में आके, उस पोलराइज्ड सोसाइटी में आके मिलिट्री रिटर्न्ड अनएम्प्लॉयड यूथ वो क्या कर रहे होंगे, इसके इतिहास में कई उदाहरण हैं। कई सारे ऐसे इतिहास के और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर लिखा है खूब जम के। एक तो ये एस्पेक्ट है जिस पर चिंता करना चाहिए और विचार करना चाहिए। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि जो लोग सेना में 4 साल अग्निवीर बनने के बाद जो वापस आएंगे, उनका जो रिज्यूमे होगा वो क्या होगा? वो आर्मी रिटर्न्ड या आर्मी ट्रेंड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। उनको अगर कहीं पे नौकरी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? उनको देश का जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, उसमें वो इजाफा करेंगे, उसके मैन पावर में उनका योगदान होगा। और हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के कलेक्टिव स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे स्किल गैप होता है कई बार। तो मुझे लगता है कि इस अग्निपथ योजना के ज़रिए क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग सेना देगी और सेवा पूंजीपति लेंगे। अच्छा, वो पूंजीपति जिनको अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, अपनी रिफाइनरीज, अपने वेयरहाउस, अपनी फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, वरना ये कहाँ जाएंगे? आप खुद सोच के इमेजिन करके देखिए। जो 4 साल सेना में काम करेगा, 4 साल तक तो वो तैयार ही होगा, और जैसे ही वो 23, 24, 22 साल की उम्र में सेना से ट्रेनिंग लेके वापस आएगा और फिर जो अपने भविष्य के लिए सोचेगा आगे, तो वो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढेगा ना। वो नौकरी कहाँ ढूंढेगा? वो इन्हीं कंपनियों में, इन्हीं कॉरपोरेट्स के पास नौकरी करेगा जो आज अग्निपथ योजना का प्रचार कर रहे हैं ट्विटर पे। आप देखिए, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो सरकार की इस योजना का प्रचार करने में लग गए हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी जो अग्निपथ स्कीम है, ये एंटी यूथ है, एंटी फौज है। ये अगर किसी के पक्ष में है, किसी से इसका फ़ायदा है, तो वो चंद पूंजीपति हैं, चंद कॉरपोरेट्स हैं, जिनके पैसे के सहारे ये जो आज सत्ताधारी पार्टी है, इनकी राजनीति चल रही है, इनके झूठ की दुकान जो चल रही है पूरे देश में, पूरा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी जिनके पैसे के जरिए चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जिनका पैसा आ रहा है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरी योजना बनाई गई है। इसमें कोई सेना का हित नहीं है, इसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, किसी भी ढंग से दिखता ही नहीं है हमें। तो जैसे आपने कहा कि ये एंटी यूथ है, एंटी फौज है, और प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये नई स्कीम ले आई है सर। लेकिन उनका आर्गुमेंट तो ये भी है ना कि फ़ौज से निकलने के बाद जो पुलिस है, जो स्टेट पुलिस हैं, तो वहाँ पे उनको भर्ती मिलेगी। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंट में अनाउंस किया कि वो अग्निवीर को जो है यूपी पुलिस में, स्टेट पुलिस में ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। तो लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो ट्रेंड हो गए, डिसिप्लिन हो गए, तो वो स्टार्टअप्स कर सकते हैं, और जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो उनको बहुत सारा मिल सकता है।
और एक क्लेम ये भी है कि ये इंडिया फर्स्ट टाइम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी कंट्रीज में, जैसे एग्जांपल इसराइल का बार बार दिया जा रहा है कि अग्निपथ की जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा नई नहीं है, दूसरी कंट्रीज में भी प्रैक्टिस की जाती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स वो लोगों को मिलते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो इंडिया फर्स्ट टाइम, इंडिया ने बहुत कुछ किया है पिछले 8 साल में। अच्छा, इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम नोटबंदी हुई। पता नहीं इससे पहले नोटबंदी हुई थी शायद या नहीं हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ होगा। ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है ये भी इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह से फर्स्ट टाइम हुआ है। बहुत चीज़ें फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है और किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम होना ये काफ़ी तर्क नहीं है कि नहीं सर, मेरा वो क्वेश्चन ये बेहतर है ढंग से कि हो। इंडिया पहली कंट्री नहीं है जो इसको प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया से पहले कुछ कंट्रीज इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर इसमें क्या देखिए, दिक्कत इसके है? उदाहरण है। एक तो इंडिया का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है और इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके इंडियन सॉल्यूशंस होंगे। ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीनियर डिफेंस ऑफिसर सरकार के बिहाफ पे आंदोलन की प्रतिक्रिया दे रहे थे वो भी ये बात कर रहे थे कि वी हैव इंडियन प्रॉब्लम्स एंड वील हैव इंडियन सॉल्यूशंस। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। तो जब वो ये बात कहते हैं कि प्रॉब्लम इंडियन है और सोल्यूशन भी इंडियन होगा, तो फिर ये तर्क देना बंद कर देना चाहिए कि इजराइल ने ऐसा किया, रशिया ने ऐसा किया और इस देश ने ऐसा किया। वैसे कहने वाले ये भी बता रहे हैं कि अभी देखिए रशिया यूक्रेन का जो पूरा वॉर हुआ है उसमें क्योंकि रशिया ने इस तरह की योजना अपनाई थी कम समय के लिए लोगों को रखना, तो रशिया के पास सब कुछ है, खूब एम्यूनिशन है, बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन उनके पास वैसी फौज नहीं है जो उस डिटर्मिनेशन से, उस स्पिरिट से यूक्रेन से लड़ सके। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो देखिए अच्छा। तर्क तो कई तरह तरह के रीजनिंग्स हैं इसके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि अब वो निकल जाएंगे तो उनको पुलिस में नौकरी मिल जाएगी, एक सवाल आपका ये भी था अभी। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि अग्निवीर को हर कोई पक्की नौकरी देना चाह रहा है। मतलब अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी पक्की नौकरी देना चाहते हैं। हाँ। गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि सीएपीएफ में पक्की नौकरी मिलेगी। आनंद महिंद्रा भी पक्की नौकरी देना चाह रहे हैं, टाटा भी पक्की नौकरी देना चाहते हैं, सब पक्की नौकरी अग्निवीर को देना चाहते हैं। लेकिन जो फौज उनको अग्निवीर बना रही है वो उनको पक्की नौकरी नहीं देना चाहती है। ऐसा क्यों? सवाल तो ये है ना, जब वो मतलब उनको हर किसी को कहना है कि वो यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे उनके लिए ये, यहाँ से आएंगे तो यहाँ के लिए, वो वहाँ से क्यों आए? ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध किया है? आप उनको रिक्रूट करते हैं अगर एक मैकेनिज्म से, तो आप उनको एक लंबा सेना में करियर दीजिए ना। और जब उनको ट्रेन कर रहे हैं तो उनसे फिर कुछ लीजिए ना। ट्रेन आप करेंगे और लेने की बारी आएगी तो फिर जो है वो कॉर्पोरेट्स लेंगे। इसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं लेकिन एक कंसर्न ये भी बताया जा रहा है कि ये स्कीम के साथ साथ के मिलिट्री में सर्विस कोई जॉब नहीं है। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि भाई 4 साल के बाद वो फिर से जॉब इनसिक्योरिटी होगी, फिर से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मिलिट्री के बारे में कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है, तो मिलिट्री सर्विसेज को जॉब के एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि 4 साल के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो कम से कम ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में। नहीं, ये आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। मेरा भी मानना है कि एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जिसके लिए मिलिट्री में जाना बड़ा एक कल्चरल एस्पेक्ट है। हमारे देश में कई हिस्से हैं जहाँ से एक एक गांव से फौज में इतने लोग जाते हैं, उनके लिए वो जज्बे वाली बात है। बिल्कुल सही बात है, उससे मैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ये जो गुस्सा इस वक्त हम देश में देख रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ, ये गुस्सा सिर्फ अग्निपथ के खिलाफ नहीं है। वो गुस्सा जो है इस देश में जो भीषण बेरोजगारी है उसके खिलाफ भी है। जब हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रदर्शन देखे, उस वक्त भी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेसिफिक एंगर था वो तो माध्यम था। एंगर जो है वो एक्यूमुलेटेड था एक लंबे समय से, क्योंकि ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये देश बेरोजगारी के गर्त में जा चुका है, इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा चुका है। इस बात को ये सरकार एक्नॉलेज नहीं करती है। एक्नॉलेज नहीं करती है तो फिर इसका सोल्यूशन नहीं। कोई भी चीज़ का समाधान आप कब निकालेंगे? जब आप मानेंगे कि समस्या है। ये मानते ही नहीं है समस्या है। ये सबसे बड़ा कारण है क्यों गुस्सा है, और वो गुस्सा अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग माध्यमों से फूटता है। अभी अग्निपथ के माध्यम से वो गुस्सा फूट रहा है। मैं पिछले 7-8 महीने से लगातार कह रहा था
कि अभी रेलवे को लेकर रेलवे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ और इसके जरिए गुस्सा फूटा है। अगला बड़ा प्रदर्शन जो है वो सेना अभ्यर्थियों का होगा। मेरे जितने पब्लिक इंटरेक्शन इंटरव्यूज हैं उनमें आप उठा के देख लीजिए, 7-8 महीने से मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी ऐसे और भी प्रदर्शन इस देश में अगले साल भर तक होते रहेंगे, जब तब तक होंगे जब तक ये सरकार ये नहीं मानेगी कि इस देश में बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है और उसका समाधान निकालने की दिशा में अगर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ऐसे हर मौके पे गुस्सा निकलेगा। तो हम कह के इस बात को, इस गुस्से को नहीं दबा सकते कि सेना में जाना तो जज्बा है और सेना में जाना सिर्फ स्पिरिट का मामला है। तो इसलिए हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि स्पिरिट का मामला आप मत करिए, उस स्पिरिट के साथ खिलवाड़ ना। जिनके लिए ये जज्बात है उसके उस जज्बात से खिलवाड़ मत करिए ना। सर एक और ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ कि गवर्नमेंट इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है कि जो डिफेंस बजट है ऑलमोस्ट उसका 25% रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन जो फौजी होते हैं उनकी पेंशन में चला जाता है। तो कहा जाए कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है सिर्फ पेंशन में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उस बजट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, और जो पेंशन में ज़्यादा चला जा रहा है, क्या ये इसके पीछे रीजन? नहीं, ये बात आपकी सही है कि एक भारत का बहुत बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन बिल के तौर पे और इन सब में खर्च होता है। बात सही है आपकी, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात है इस वक्त हमारे देश में वो ये कि इस देश में बजट का डिबेट तभी शुरू होता है जब देश के युवाओं को नौकरी देने की बात आए। अच्छा। जब कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आए तब पता चलता है कि पेंशन का इतना बड़ा बजट है, इतना % पेंशन में है। तब पता चलता है कि इतने शिक्षक अगर भर्ती कर लेंगे हम तो इतना बड़ा बजट लग जाएगा। सारी बजट की चिंता युवाओं की नौकरी के वक्त और कर्मचारियों के पेंशन के वक्त। बजट की चिंता उस वक्त नहीं होती है जब कॉरपोरेट टैक्स जो है वो घटा के सीधा 5% कम कर दिया जाता है। बजट की चिंता उस वक्त नहीं होती है जब 11 लाख करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स के राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। 11 लाख करोड़, आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट है। इस देश में पिछले 8 साल में विलफुल डिफॉल्टर्स के 11 लाख करोड़ राइट ऑफ किए गए। इसको लेकर सरकार को नहीं घेरा जाता, इसको लेकर कोई बहस नहीं होती कि ये पैसा जो राइट ऑफ कर दिया गया ये कहाँ गया। इसको लेकर बहस नहीं होती है कि जब अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत थी, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, ऐसे समय में ये कॉरपोरेट टैक्स को घटाने की क्या जरूरत थी? 5%, क्या फेवर चाहिए सरकार को? बजट की बहस सिर्फ इसी वक्त क्यों होती है जब युवाओं को नौकरी देने की बात आए, तब पेंशन की चिंता, तब सोशल वेलफेयर बजट की चिंता, तब नौकरियों की चिंता। अच्छा, एक सवाल सर, आपको क्या लगता है कि मतलब इसके कोई रेमिफिकेशंस होंगे, मतलब उसके कोई इम्पैक्ट होंगे 2014 इलेक्शंस पर, ये जो अग्निपथ स्कीम लाई गई? तो क्या मतलब जैसे कहा जा रहा था कि जो किसान आंदोलन हुआ, गवर्नमेंट ने उस बिल को वापस भी लिया, तो कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो यूपी इलेक्शन पे होगा। ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने और पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बात कही थी, लेकिन हम देखते हैं कि फिर से जो है यूपी में बीजेपी बहुत ज़्यादा पावर। नहीं, देखिए मेरी ये रीडिंग पहले भी थी और अब भी है कि किसान आंदोलन जो था वो उसका न्यूक्लियस पंजाब था। देश के बाकी हिस्से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो इट वाज प्राइमरीली अ पंजाब मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट था, लेकिन न्यूक्लियस उसका केंद्र पंजाब में था। पंजाब में उसका असर दिखा। पंजाब में हर उस नेता को जिसको एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट समझा जाता था उनको हरा दिया गया। चाहे हम जिसको भी जिता दें, लेकिन जिसको हम सत्ता का हिस्सा समझते थे, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अकाली का हो, उन सबको हरा दिया गया। आंदोलनों का यही असर होता है। किसान आंदोलन का असर हुआ, पंजाब में हुआ क्योंकि पंजाब उसका न्यूक्लियस था। यूथ मूवमेंट का असर, क्योंकि इसका न्यूक्लियस यूपी, बिहार, पूर्वांचल जैसे इलाके हैं, तो अगर ये मूवमेंट बड़ा बनता है, देखिए अग्निपथ स्कीम का जो विरोध है इसका असर 2024 पे पड़ जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो देश में बेरोजगारी है उसके खिलाफ जो आंदोलन होगा, हाँ, उसका असर 2024 पे जरूर पड़ेगा। और उसका असर यूपी, बिहार और ये जितने हिंदी बोल पट्टी के राज्य हैं, इन सभी राज्यों पे पड़ेगा। और इन राज्यों पे असर पड़ने का मतलब है कि भाजपा पे और नरेंद्र मोदी की सत्ता पर इसका असर पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे सर कुमारस्वामी ने ये कमेंट किया कि द अग्निपथ ओपन्स अ वे फॉर ट्रेनिंग आरएसएस मिलिटेंट्स, तो डू यू एग्री विद इट? देखिए मेरा मानना है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये जो स्कीम है, 4 साल आप किसी को ट्रेन करके और एक ऐसे माहौल में जब हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है, इतना नफ़रत का व्यापार हो रहा है इस देश में, नफ़रत के नाम पे राजनीति हो रही है, तो ऐसे में भारी संख्या में
बिल्कुल कम उम्र के नौजवानों को 21 साल, 22 साल, 23 साल के नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देके और सेना का ठप्पा देके जब वापस सोसाइटी में भेजा जाएगा, तो इसका बिल्कुल ये असर हो सकता है कि जो तनाव है सोसाइटी में, जो एग्रेशन है, वो बढ़ जाए। मुझे ऐसा लगता है। ये मैंने सबसे पहले यही चिंता जी, जताई जी। थी। तो ये भी इसका एक पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर सवाल होना चाहिए। ये भी एक चिंता का विषय है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिसको नौकरी मिलेगी वो जाएगा ना अंबानी अडानी के पास। जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो क्या करेगा? हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाएगा। हर कोई जो है नारायण मूर्ति नहीं बन जाएगा। जी। इन्फोसिस जैसी कंपनी नहीं खड़ा कर लेगा 11 लाख करोड़ रुपए से। ज़्यादातर लोग हो सकता है कि उनके पास कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, आर्मी से वापस भी आए होंगे, एक आर्मी का ठप्पा भी होगा, एक मिलिटराइज्ड ट्रेनिंग भी होगी, और उस सोसाइटी में आएंगे जहाँ पे कि सोसाइटी ऑलरेडी पहले से ही जो है सो आइडेंटिटीज़ के नाम पे, जात धर्म के नाम पे एक दूसरे को नष्ट करने पे उतारू है। तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। तो आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, जैसे कि मिलिट्री के जो चीफ हैं उन्होंने रिसेंट में अनाउंसमेंट भी किया कि अगर अब आपको भर्ती करना है, आप भर्ती होना चाहते हैं अग्निवीर में, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वायलेंस का पार्ट हैं। तो सेकंड ये कि सर, ये क्या एक नया प्रॉब्लम युवाओं ने अपने लिए क्रिएट नहीं कर लिया वायलेंस करके? तो इस पे आपका क्या रिव्यू रहेगा? और एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की हैसियत से और इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को टैकल आप कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस एक्टिव हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वे फॉरवर्ड का? ये देखिए, ये जो सरकार ने जो कहा कि जो लोग वायलेंस में हैं उनको ये करेंगे, देखिए हमारा ये मानना है कि इस आंदोलन में जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, वो इस आंदोलन के जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो नहीं हैं। अच्छा। जो लोग हिंसा कर रहे हैं, सरकार आइडेंटिफाई करे। हम तो देखिए, हम अहिंसक और संवैधानिक ढंग से आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम कितना भी भड़काया जाए, कितना भी उकसाया जाए, हम कभी वायलेंस नहीं करते। इस सरकार की रणनीति का, स्ट्रेटजी का एक पार्ट ये है कि इस आंदोलन में हर स्तर पे, लोकलाइज्ड से लेके नेशनल लेवल तक, जो लोग भी इसको पीसफुल लीडरशिप दे सकते हैं, उन लोगों पे सरकार अटैक कर रही है। अच्छा। मुझे इन्होंने जेल में डाला, मैं तिहाड़ जेल में था, जी। इसी आंदोलन के कारण तिहाड़ जेल में था। हमने कुछ नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, कोई वायलेंस नहीं किया था, किसी से बदतमीजी से बात तक नहीं की थी। हमें क्यों जेल डाल दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज के तिहाड़ जेल भेज दिया? इसलिए भेज दिया क्योंकि वो उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो अहिंसा और संविधान की बात कर रहे हैं, ताकि जो लोग हिंसक हैं उनके लिए स्पेस बने आंदोलन में, और फिर वो दिखा सके कि देखो हिंसा हो रहा है, ये आंदोलन जो है ये बेकार है। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है, और इससे हो सकता है कि आंदोलनकारी जो है वो डिफेंसिव हो जाए। अच्छा। मेरा यही कहना है कि इससे कतई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। हिंसा की जवाबदेही उस सरकार पे है जो सबसे पहले तो सालों तक युवाओं की बात नहीं सुनती है। दूसरी बात, जब प्रदर्शन आंदोलन होते हैं तो जो लोग अहिंसा और संविधान की बात करते हैं उनको जो सरकार जेल में डालती है। और तीसरी बात, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करिए किसने हिंसा किया, उसको सजा दीजिए। ये नहीं कह सकते कि ये पूरा आंदोलन ही हिंसक है और इसलिए आंदोलन की जो मांग है वही गैर वाजिब है क्योंकि इसमें हिंसा हो गई है। अच्छा। तो एक तो ये बात है, और ये इनका चरित्र पहले से है। रेलवे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में भी इन्होंने इसी तरह का नोटिस जारी कर दिया रेल मंत्रालय की तरफ से कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये डराने धमकाने का तरीका है जो युवाओं पे इस तरह, देखिए युवा अपने सिद्धांत, अपने उसूलों से चलता है। जो हिंसक है वो हिंसा कर रहा होगा, जो हिंसा नहीं कर रहा है वो हिंसा नहीं करेगा। लेकिन वो इन नोटिस से डर के घर में बैठ भी नहीं जाएगा। तो ये बात इस सरकार को समझना चाहिए। इनको एनटीपीसी ग्रुप डी में इनको पीछे हटना पड़ा था, यहाँ पे भी इनको पीछे हटना पड़ेगा। इनकी इस तरह की तिकड़में जो है ये काम नहीं आएंगी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने बेरोजगारी को लेकर आंदोलन की बात कही, हमारी लगातार कोशिश है कि बेरोजगारी जितना बड़ा संकट है इस वक्त हमारे देश में, इस पर बिल्कुल रचनात्मक ढंग से, क्रिएटिव ढंग से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से कैंपेन हो, मूवमेंट हो, और देश भर के यूथ एकजुट हो। इस वक्त जो लगातार कोशिश हो रही है हमारे देश में, लोगों को बांट कर, आपस में लड़ा कर, एक को दूसरे के खिलाफ पिच करके ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इस बात को इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र का पिक्चर दिखा के मोडानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये मोडानी गैंग है एक हमारे देश में। ये गैंग की बात करते हैं ना ये लोग, एक मोडानी गैंग है। पूरे देश की जो सत्ता है और जो संसाधन है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है उसी गैंग के पास। उसके इशारे पे एक साहब है और उसके दो मालिक हैं।
उनके तरीके से ये देश चल रहा है। देश के युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उनको समझना पड़ेगा कि उनके दिमाग में जहर बोके उनका नुकसान कराया जा रहा है, उनकी कोई भलाई नहीं हो रही है। अगर देश के युवा एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से प्रतिरोध करेंगे इस सत्ता के खिलाफ, तो बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा व्यापक आंदोलन भी होगा। और ये जो इस सरकार की कोशिश है कि दिन रात लगातार पूरे देश को एकदम हिंदू मुसलमान के मुद्दों में उलझा के रखना है, उससे हम लोगों को उस बैटल ग्राउंड से शिफ्ट करके हमको इस बैटल ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव को। सो द रियल बैटल इन द कंट्री टुडे इज टू शिफ्ट द पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। हम वो कोशिश दिन रात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं कि हम उस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड को शिफ्ट करें। वो जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है जिसमें वो दिन रात खेलते हैं, एजेंडा तय करते हैं, उसमें सिर्फ उन्हीं की राजनीतिक जीत है, ये भी समझ जाइए। आप उनको एथिकली, मॉरली हरा सकते हैं, उनको संविधान के तर्क दे के हरा सकते हैं, राजनीतिक रूप से वो मजबूत हो जाते हैं हर बार उस बैटल ग्राउंड में। तो अगर आपको समझना है कि ये जो देश बेचने वाले लोग हैं, देश बांटने वाले लोग हैं, इनसे अगर हमको लड़ना है और हम देश बचाने वाले लोग हैं, तो हमको उनकी रणनीति समझनी पड़ेगी। हमको उस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड को शिफ्ट करके वहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, जहाँ पे महंगाई मुद्दा है, जहाँ बेरोजगारी मुद्दा है, जहाँ पे वो सवाल है जो हमारे आपके जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। उस पर बात हो, बहस हो, सवाल जवाब हो, कैंपेन हो, आंदोलन हो, सब चीज़ इस पे हो। इस पर लाने की कोशिश होनी चाहिए। आपके जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि इस सरकार की जो रणनीति है, जो ट्रैप है, उसमें हम ना फंसें। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है इस ट्रैप में ना फंसना, लेकिन हम उनके एजेंडा में खेलते रह जाएंगे तो ये सत्ता में बैठे रह जाएंगे और हम सबको और पूरे देश को ये बर्बाद करते रह जाएंगे। हमको अपना एजेंडा क्रिएट करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। देश में मुद्दा है, उसको भले विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको बड़ा मुद्दा ना बना पा रही हो, मीडिया भले उसको ना दिखा रही हो, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है जी। उसका चुनावी असर भले ना हो रहा हो, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई का असर ना हो रहा हो भले चुनावी, लेकिन महंगाई मुद्दा है। लोग सीधा उसको इम्पैक्ट हो रहा है लोग, तो लोगों को दोष नहीं दे सकते हम दोष हमारा है। दोष उन लोगों का है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इन मुद्दों को बड़े फलक पर उठा के सरकार की जवाबदेही तय की जाए। हम वो काम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दर्शकों के माध्यम से मेरी अपील है कि जितने लोगों तक ये बात जा रही, वो सब इस आंदोलन को और ताकत दें, इसको और मजबूत करें। अगर हम सबको अपने देश की चिंता है, जो कि है, तो हमको इन लोगों से इस देश को बचाना पड़ेगा। ये जो देश बेचने और देश बांटने वाले लोग हैं, इनसे बचाना पड़ेगा और देश बचाने वाले लोगों को ही बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।